10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम अजीत है। अजीत जी, 1963 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये वो कार्यक्रम है जो 2 हिस्सों में प्रसारित होता है। आज जो अभी आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ये लग्न कुंडली है। इसी कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ शाम में उपस्थित होऊंगा आज ही, जिसमें लग्न, नवांश और दशमांश कुंडली के साथ आऊंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये कार्यक्रम वो है जिसमें मैं सिर्फ अभी लग्न कुंडली का विश्लेषण करूंगा। शाम में आपको नवमांश और दशमांश मिलेगा, ये मैंने बताया। सबसे पहले इस कुंडली को समझने से पहले आपको मैं बताऊं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में 2-3 तरीके की समस्याएं होती हैं जो रेगुलर सबके जीवन में देखने को मिल जाती हैं। जैसे कई बार ये कलयुग है तो आपको यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है सफल होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कर्तव्य का जो बोध होता है वो इंसान को भी थोड़ा कम होता है और वो धर्म शास्त्र के आधार पर अपना कोई भी कर्तव्य निर्वहन बड़ा कम कर पाता है। इस वजह से कई बार उसके जो कर्म के फल होते हैं वो या तो विलंब से मिलते हैं या तो कम या कमज़ोर मिलते हैं। ये कलयुग का ही प्रभाव है। तो इसमें जो इन्होंने सवाल मुझसे पूछा है वो ये पूछा है कि अभी तक मुझे जो है वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है, जो मुझे मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। और दूसरा, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद बने रहते हैं। क्या मेरा बेटा मेरे साथ मेरे पार्टनर के रूप में काम कर सकता है, आदि आदि। ये 2-3 सवाल इनके प्रमुखतया जो मुझे इन्होंने भेजे हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। आइए मैं सबसे पहले आपको इनकी कुंडली के पंचांग से परिचय करा देता हूँ। विक्रम संवत 2020, शक संवत 1885। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम आनल संवत्सर है। जुझारू प्रवृत्ति के लोग इस संवत्सर वाले होते हैं। इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही स्पष्टतया बात बता दूं। दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति अपने आत्मबल को कमजोर करने वाला और पैतृक संपत्ति में से पिता के सुखों को कम भोगने वाला होता है। महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ व्यक्ति को लड़ना भी पड़ता है अपने आप को मजबूती से उपस्थित करने के लिए, और कई बार उसकी लड़ाई उसके ही आस पड़ोस के लोगों के साथ हो जाती है। दक्षिणायन में जन्मे होने से कई बार आत्मबल कमजोर ना हो, इसका ध्यान देना होगा। सूर्य को बलवान बनाने की आवश्यकता रहेगी, और पेट और दांत और बाल और मानसिक चिंता, ये सब थोड़ी बहुत जातक को जीवन में परेशान कर सकती हैं। शरद ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति आलसी है कुछ कामों में, मतलब अपने कामों के लिए, बशर्ते वो अन्य परिवार के किसी सदस्य के लिए उसके काम में कोई विलंब नहीं करता, पर अपने काम में जब भी कोई बात आती है तो थोड़ा विलंब कर लेता है। कृष्ण पक्ष, दिन गुरुवार। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से संतति अच्छी होती है और उसका व्यक्ति को लाभ भी मिलता है। कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि के जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार आप जब देखेंगे तो एकदम ऊंचाई पे गया और फिर उसके बाद नीचे आ गया। या अमावस्या तिथि के जन्मे होने से व्यक्ति के जीवन में बैलेंस क्रिएट करने में दिक्कत होती है। आमतौर पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि धन का आना और धन का जाना ये निरंतर बना रहता है। एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी कम होती है और मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए। अमावस्या के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से व्यक्ति को अपना व्यवसाय करना पड़ता है, और कई बार सरकारी और सरकार से जो भी कारोबार उससे संबंध बना करके जो भी होते हैं उसमें थोड़ी सी मशक्कत ज्यादा होती है। कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा पापक होंगे, इस वजह से संतुलन थोड़ा गड़बड़ होता है, बनता नहीं है। गुरुवार के जन्मे होने से व्यक्ति की गंभीरता, व्यक्ति की चाल, व्यक्ति के बैठने का भाव, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की बुद्धि का ये सब 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 इतना ज्यादा मतलब स्टैब्लिश्ड होता है कि उस पे कभी भी उसको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप ऐसे यूं समझ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी बोलने लगता हूं, धीरे धीरे बोलने पे अटक जाती हैं चीजें। तो मैं क्या बोल रहा था कि जब कभी वो आगे बढ़े, जब कभी भी उसका कोई भी निर्णय हो तो वो गुरु से प्रभावित होता है। ये वार का प्रभाव ऐसा है जो जातक को निश्चित रूप से विलक्षण बना देता है और संपन्न बना देता है। उसकी वाणी, उसका प्रभाव, उसके बात करने के तरीके सभी बड़े ही यशस्विता के गुण को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। चित्रा नक्षत्र, भुजाओं पे बल, भुजाओं से बल प्राप्त करना और अपने भुजाओं के बल पे ही समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। नाग कर्ण में जन्मे होने से नाग मतलब नाग होता है, कर्ण और योग का प्रभाव उनके नाम के सदृश ही हो जाता है।
वैश्य और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, कंपटीशन है, भाव है, प्रभाव है, अभाव भी होगा। और सात्विक तत्व की प्रधानता कम है, राजसिक और तामसिक की ज्यादा है। राजसिक ज्यादा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, सब कुछ है, तो आप इसमें राजसिक तत्व की प्रधानता कह सकते हैं, जहां व्यक्ति खूब सुंदर, सजीला, सुंदर वस्त्रों को धारण करने वाला, गंभीरता से अपना काम कर लेने वाला, अपने आप को हमेशा ही प्रतियोगिता में रख करके अपने आप को कंपटीशन में बना देना और उसमें तब्दीली ला देना, ये सब जातक के जीवन में देखने को मिल जाती है। वैश्य वर्ण के होने के कारण अपने लाभ के प्रति व्यक्ति उन्मुख होता है, अपने लाभ को समझने वाला होता है, चिंतन करने वाला होता है, चारित्रिक दोष नहीं होते, लेकिन अवस्थागत और दशाओं के आधार पर सूर्य के कमजोर और शुक्र के साथ एक साथ लग्न कुंडली में अष्टम भाव में बैठने के कारण व्यक्ति के कई बार चिंतन में कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। व्यक्ति को जहां जितना सोचना चाहिए उससे भी वो कई बार ज्यादा सोचेगा। इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा, तो आप भी कार्यक्रम को अंतिम हिस्से तक देखिए, न्योता देता हूं और ये बताऊंगा कि कैसे कुंडली काम करती है। एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं, जरा ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के। जो परम भौतिकवादी होते हैं वो ज्योतिष, वो धर्म, वो शास्त्र, वो पुराण, वो वेद, वो स्मृतियां, वो ग्रंथ, वो जितने भी धार्मिक धर्म मूलक ग्रंथ हैं, उन पे उनका ध्यान नहीं जाता। उन पे उनका ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो सिर्फ सामान्य वर्तमान सुख में ही लिप्त रहते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, परम भौतिकवादी जो होते हैं, परम भौतिकवादी जो होते हैं, परम भौतिकवादियों का सबसे बड़ा कमजोर होने का पक्ष, उनके कमजोर होने का सबसे बड़ा पक्ष होता है कि वो इकट्ठा करते रहते हैं और गधे की तरह काम करते रहते हैं, चींटी की तरह चलते रहते हैं, अपने पुत्र के लिए संपत्ति इकट्ठा करते रहते हैं। मैं अगर हीरो हूं, मैं अगर एक्टर हूं, मैं अगर राजनीतिज्ञ हूं, मैं अगर नेता परेता पता नहीं क्या फलाना ढिमाका हूं, तो मेरे ही बेटे के पास वो पद जाना चाहिए। मैं अगर ये हूं तो मेरे बेटे के पास ये संपत्ति होनी चाहिए। मैं अपने बेटे के लिए इतना अर्ज करके जाऊंगा कि वो वापस कितने पीढ़ियों तक खाता रहे। ये परम भौतिकवादियों का लक्ष्य होता है और यहीं पे वो आकर के हार जाते हैं, क्योंकि वो इस देह को ही परमात्मा मान बैठते हैं। ये बात बड़ी ऊंची है, कभी और भी आगे बता दूंगा। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। अब आइए आपको इनकी कुंडली में 5 प्रमुख सबसे अच्छी बातें बता देता हूं। ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा बनता है, मैं इत्मीनान से बैठा हूं, आप भी बैठे जाइए और कहीं अगर यात्रा में हैं तो कान में लीड लगा करके चुपचाप देखते रहिए। आइए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं, इनकी कुंडली में चंद्रमा को तो मैंने बता दिया कि चंद्रमा पापक हैं। अब कोई भी ग्रह इनकी कुंडली में संपूर्ण नहीं है। हाँ, कोई भी ग्रह संपूर्ण नहीं है। अगर आपको किसी ने ये बात कही हो कि आपकी कुंडली में ये ग्रह संपूर्ण परिणाम करेगा, तो उसने आपसे गलत बात कही है, क्योंकि एकमात्र वही ग्रह चंद्रमा और एकमात्र वही ग्रह सूर्य जो अगर जातक की कुंडली में अनएस्टैब्लिशमेंट में दिख रहे हैं, जैसे सूर्य के पास अगर बल कमजोर है, चंद्रमा के पास अगर बल कमजोर है, तो सारे ग्रहों के पास फ्लरिश करने के लिए मैदान कम मिलता है। हालांकि बहुत बार, जैसे कुछ ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथों में लग्नेश और लग्न की काफी प्रशंसा की गई है। लग्न को और लग्नेश को कुंडली का वीर्य कहा गया है, कुंडली का वीर्य कहा गया है, वही बीज स्वरूप होते हैं। तो अगर लग्नेश और लग्न के पास बल रही तो थोड़ी बहुत कुंडली को जो भी एक क्षेत्र मिला है वो लग्नेश के कारण ही मिला है, ऐसा कह सकते हैं। और यही सच्चाई भी है, क्योंकि लग्न 21 डिग्री का बहुत ही प्रबुद्ध और मजबूत है और लग्नेश यही लग्न में हंस योग लगा रहे हैं 19 डिग्री के रेवती नक्षत्र में, जिसका अधिपति बुध हस्त नक्षत्र में बैठ करके जन्म कुंडली में भद्र योग लगा करके, तो हंस योग और भद्र योग दोनों एक साथ बन गए। बुध भद्र योग 17 डिग्री, बहुत अच्छी स्थिति, और जिसके कारण व्यक्ति में व्यावसायिक नेचर आता है। गुरु मीन राशि के, इस वजह से भी व्यक्ति व्यवसाय करते देखा जाता है। इसका अर्थ है कि लग्न के अधिपति अगर लग्न में वक्री हैं, थोड़े बहुत परिणाम वो पीछे का भी देंगे, और गुरु के कारण जो स्थिति लग्न में बनी है यहां बैठने के कारण, यहां से जातक में यशस्विता और हर एक प्रकार से यशस्विता का गुण देने के साथ साथ व्यक्ति को गांभीर्य देंगे।
पंचम भाव पे लग्नेश की दृष्टि व्यक्ति को बुद्धिमान, पुत्र का सुख, यश, कीर्तिमान स्थापित करने वाला, मान, अभिमान, प्रभाव, प्रेम, राजसुख और ऐश्वर्य का सुख, ये सब गुरु देंगे। सातवीं दृष्टि बुध और चंद्रमा पे देखने के कारण व्यक्ति में सरकार और सरकार के सदृश अपने कंपनी का खुद मालिक बन जाए, किसी बहुत बड़ी कंपनी का खुद उसका हस्ताक्षरकर्ता बन जाए, भगवान का भक्त बन जाए, चीजों को चिंतन करने वाला, समझने वाला और गंभीरता से किसी भी बात पे विचार करने वाला होता है, पुत्र के सुख से युक्त होता है, साथ ही साथ बहुत ही छोटी छोटी बातों पे बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करने वाला होता है। और भाग्य भाव पे उसकी दृष्टि मंगल को देखेगी तो बहुत ही कन्विंसिंग हो जाता है। अपने माल को किस तरीके से बाजार में पहुंचाना है, किस तरीके से अपनी बात को किसी के सामने रखना है, कैसे उसका कम्युनिकेशन इतना जबरदस्त हो जाए, उसका संचार इतना बढ़िया हो जाए, छोटे भाई बहनों के साथ उसके संबंध काफी वो अच्छा रखना चाहता है। वस्तुतः इस व्यक्ति पे निश्चित रूप से भरोसा किया जा सकता है। जिस व्यक्ति की कुंडली के लग्न में गुरु बैठे हों उस पर कभी भी घबराहट नहीं होती, वो कभी भी बेचैन नहीं होता, वो कभी भी अतृप्त नहीं होता, उसके पास हमेशा ही सभी प्रकार के सुख विद्यमान होते हैं, वो हमेशा ही सांसारिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी होता है। वो भविष्य को देखने की शक्ति अपने अंदर रखता है और निश्चित रूप से उसके पास ऐसी कई उपलब्धियां होती हैं जिसको देख करके समाज के लोग कई बार जल भुन जाते हैं। इसमें कौन जल भुन सकता है? बड़े भाई भाव के अधिपति बड़े भाई भाव में बैठे हैं, छोटे भाई भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं। यहां आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध कैसे हैं और आपने अपनी मेहनत आपने जो करी है। अब एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, इस कुंडली में मुझे जो बात याद आ गई, तृतीय भाव के अधिपति का अष्टम में स्वग्रही होकर के बैठना इस कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते। मीन लग्न की कुंडली के लिए शुक्र हमेशा ही जातक को खूब मेहनत करवाएंगे और रगड़ करके आंठी बना देंगे। हमारे यहां गांव में कहावत है, सूख गए सुखा दिए। यह शुक्र आपको हर बार आपकी मेहनत बहुत ज्यादा करने पे मजबूर करेंगे। और ये शुक्र जब जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठेंगे तो चिंतन खूब देंगे और बेवजह की चिंताओं में भी व्यक्ति को कई बार उलझा करके रखते हैं। सूर्य के साथ बैठे हैं, इस वजह से सूर्य को भी लपेटे में लेंगे। हालांकि एक फायदा यहां यह होगा कि शनि की दृष्टि यहां पे उच्च की जा रही है, जिसके कारण व्यक्ति को कभी भी अकाल मृत्यु होते नहीं देखा जाएगा और उसके पास उसकी आयु का संपूर्ण सुख होगा। हाँ, निश्चित रूप से उसके पेट में और नाभि के क्षेत्र में जलन अवश्य पैदा हो सकती है। गैस्ट्रिक पेशेंट व्यक्ति बन सकता है। वीर्य की कमजोरी के कारण व्यक्ति कम संतति वाला होता है। क्लियर है? ये गुरु की बात थी। बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, बुध देख रहे हैं, बुध हस्त नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा चित्रा में। नक्षत्र के हिसाब से सारे ही ग्रह बड़े अच्छे बैठे हैं। गुरु ने मंगल को देखा तो व्यक्ति को भाग्य का, धर्म का, अध्यात्म का, चिंतन का, मंत्र का, पुरखों का, पूर्वजों का, पितरों का, ये सब का बल व्यक्ति को मिल जाता है। अगर मंगल को नहीं देखते तो निश्चित रूप से ये सारे बल उनके पास नहीं होते। और अगर बुध को नहीं देखा होता और अगर चंद्रमा को नहीं देखा होता तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर यशस्विता का गुण नहीं होता और व्यक्ति के कुंडली में अगर गुरु ने बुध को नहीं देखा होता तो उसके पास नारायण की भक्ति नहीं होती। क्लियर है? यहां पे लग्न के ऊपर और लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि व्यक्ति को धीरे चलने वाली, गंभीर और गंभीर बना देगी। एक बड़ी अद्भुत बात है, बता दूं। लग्न में गुरु व्यक्ति को गंभीर बनाते हैं, पर उस गंभीरता के स्वरूप को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए शनि का देखना आवश्यक होता है। शनि धीरे 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 सब कुछ देने वाले होते हैं। और आपने पूछा है सवाल क्या कि जन्म कुंडली में पितरों का सुख कैसा है, पैतृक संपत्ति कैसी है। इस भाव के अधिपति को देखिए, योग कारक स्थिति बना रहे हैं, लाभ भाग्य भाव में बैठे हैं। धन भाव के अधिपति कौन बने? मेष राशि। मेष राशि के अधिपति कौन? मंगल। वो कहां बैठे? भाग्य भाव में। मैंने क्या बात बताई थी? धन भाव के अधिपति का भाग्य भाव में जाना, गुरु से दृष्ट होना जो कि धन के कारक है, धर्म के कारक है, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति एक साथ दो तीर चला रहा है। धन का भी सुख भोगेगा, पैतृक संपत्ति का भी सुख भोगेगा। लेकिन ये झगड़ा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इस भाव के अधिपति जो मंगल हैं वो गुरु से दृष्ट हैं, जो जन्म कुंडली में दशम और चतुर्थ के दशम और लग्न के अधिपति हैं। साथ ही साथ इस भाव पे सूर्य की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, जो इस कुंडली का मेहनत करवाने वाला भाव है। मैंने क्या बात कही?
शुक्र जहां जहां देखेंगे वहां आपकी मेहनत बढ़ाएंगे। तो शुक्र अष्टम भाव में बैठ करके मेहनत बढ़ा रहे हैं, किस क्षेत्र के लिए? पैतृक संपत्ति के लिए। पर वो मिलेगा क्यों? क्योंकि सूर्य की उच्च की दृष्टि जा रही है और इस भाव के अधिपति गुरु से दृष्ट है। अतः व्यक्ति को निश्चित रूप से उसके पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा, विलंब हो सकता है। केतु की दृष्टि के कारण कई बार वो मानसिक परेशानी दे सकते हैं। राहु यहां बैठे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति को कलह का वातावरण झेलना पड़ता है और अपने घर से दूर जाना पड़ता है। दूर देश की यात्रा जीवन में कई बार होती है और आत्मबल कमजोर होता है। कई बार व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी परेशानी हमेशा ही बनी रहती है, वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। पर अगर कोई कष्ट झेला है तो वो इसलिए क्योंकि 12वें भाव के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति जो मिला वो शनि ने दिया, जो गंभीरता मिली और व्यक्ति को जो यश मिला वो गुरु और गुरु मंगल, गुरु चंद्रमा, गुरु बुध के कारण मिला। ये कुंडली बड़ी ही अच्छी सजी है। अगर यही राहु के प्रभाव में अगर एक भी शुभ ग्रह यहां देख लेते तो बड़ी अच्छी बात होती, पर इस राहु को किसी भी शुभ ग्रह ने नहीं देखा है। उल्टे मंगल की दृष्टि जा रही है जो पापक ग्रह है और इस पे बाकी और अन्य किसी भी ग्रह ने नहीं देखे हैं। राहु ने जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र को देखा है। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में निरंतर उदासी या कई बार बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाता या कई बार उसके आत्मबल को कमजोर होते देखा जाता है। बहुत सारी चीजें प्राप्त करने के बाद व्यक्ति डंप कर जाता है, ऐसा भी होता है। यस, क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य और राहु की दृष्टि शुक्र पे, जो व्यक्ति के व्यय को कभी भी असंतुलन में ही रखती है, संतुलित होने का नाम ही नहीं लेती। हाँ, निश्चित रूप से पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। पंचम भाव गुरु से दृष्ट है, पंचम भाव के अधिपति गुरु से दृष्ट है। इस कारण से व्यक्ति अपने पुत्र के साथ निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बुध जैसे व्यवसायिक प्लेनेट के साथ अगर पंचमेश बैठेंगे, गुरु से दृष्ट होंगे और किसी भी पापग्रह का प्रभाव नहीं झेलेंगे तो संतान, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल और गोत्र का नाम व्यक्ति और व्यक्ति का पुत्र रोशन कर ही देते हैं। हालांकि फिर भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी दिखेगी, और वो क्यों? क्योंकि चंद्रमा खराब है, क्योंकि लग्न पे शनि की दृष्टि है जो व्ययेश है, जो 12वें भाव का अधिपति होकर के 11वें भाव में बैठ करके और लग्न को देख रहा है। अब मैं आपको इतनी सारी चीजें बताने के बाद इनकी कुंडली में नक्षत्र के आधार पर ग्रहों का विश्लेषण थोड़ा सा कर देता हूं। जैसे कोई भी ग्रह सबसे पहले राशि से नहीं भाव से प्रभावित होता है, उसके बाद वो राशि से प्रभावित होता है, उसके बाद वो अंतिम में जाकर के वो नक्षत्र से प्रभावित होकर के अपना परिणाम बदल देता है। आप यहां भाव को देख रहे हैं, राशि को देख रहे हैं और वहां नक्षत्र खेल खेल रहे हैं। इस वजह से फलादेश करते समय नक्षत्रों के गुण और दोष से आपका परिचित होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे सूर्य चित्रा नक्षत्र में बैठेंगे, 0 डिग्री के हैं। अब होता क्या है कि 0 डिग्री के सूर्य के पास तो वैसे भी थोड़ा कम बल होता है, अष्टम भाव में बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं। यहां पे एक सूत्र बड़ा अच्छा लागू होगा। अष्टम भाव के स्वग्रही ग्रह व्यक्ति के धर्म के पथ को जागृत करने वाले और व्यक्ति के द्वारा किए गए संपूर्ण मेहनत के सारे फलों को देने वाले होते हैं। आपने धर्म के लिए और जितने भी काम करे हैं, जितने भी पुरुषार्थ किए हैं धर्म के लिए, धार्मिक क्षेत्र के लिए, उसका संपूर्ण फल आपको इसी जन्म में भोगने को मिल जाएगा, उसका बट्टा नहीं लगेगा। दूसरा, इस कुंडली में सूर्य 0 डिग्री के साथ है चित्रा नक्षत्र में और मंगल पे गुरु की दृष्टि है, जो चित्रा नक्षत्र के अधिपति मंगल, इस कुंडली में सूर्य के पास वापस बल प्राप्त होगा। अष्टम भाव में बैठेंगे चित्रा नक्षत्र को तो व्यक्ति को नाभि से संबंधित समस्याएं देंगे, ये बात मैंने शुरू में बताई थी। और कई बार व्यक्ति को खट्टा मीठा संबंधों से गुजरना पड़ता है अपने कुटुंबजनों से। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास बाहों का बल है, भुजाओं के बल होने के बाद भी उसको हमेशा ये कई बार एहसास होगा कि मैंने उतना इकट्ठा नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मंगल की चित्रा जो नक्षत्र की स्थिति है वो रोग का नक्षत्र है। वो कई बार रोग और व्याधियां पैदा करती है जो व्यक्ति को कई बार मानसिक रुग्ण बना देती है। मंगल चंद्रमा चित्रा में बैठे हैं 29 डिग्री के, वो भी कंफ्यूज हैं और कई बार वो डिले करेंगे परिणाम, जिसके कारण कई बार आपके जीवन में वो असंतुलन देखने को मिल जाता है और कई बार संतुलन में गड़बड़ी होती है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ठीक होगी, बुद्धिमानी बनी रहेगी और व्यक्ति के पास चिंतन और चंचलता दोनों ही होती है। हालांकि चंचलता थोड़ी कम सी है, हालांकि बुध के कारण वो थोड़ी बहुत रहेगी, पर वो पुत्र में कई बार देखने को मिलेगी। तो मैं यहां पे था, चित्रा नक्षत्र और मंगल ठीक बैठे हैं, गुरु का प्रभाव रहेगा।
मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में व्यक्ति को बुद्धिमान और धार्मिक बनाएगी, क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र में मंगल के बैठने के कारण व्यक्ति के पास आध्यात्मिक सुख भी होगा और उसके पास पैतृक सुख भी होगा। वो समाज को ले लेने वाला और समाज के भाव को समझने वाला और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाला होता है। मंगल को गुरु की अगर दृष्टि प्राप्त होगी तो व्यक्ति का धन और वैभव और साथ ही साथ उसका पुरस्कार अवश्य मिलेगा, क्योंकि जन्म कुंडली में मंगल की दृष्टि 12वें भाव पे बहुत अच्छी नहीं होगी। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पे थोड़ी बहुत ठीक होगी और मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पे कई बार व्यक्ति के मन मस्तिष्क को कचोटने वाली, अतृप्त और व्यवहारिक धरातल पे अगर कहें तो उन्हें कई बार अशांति देने वाली होंगी। ये मंगल की बात। बुध जन्म कुंडली में हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। पौराणिक, गंभीर चिंतन और बाजार को समझने का गुण, लोगों के अंदर की भावनाओं को समझने का बल और बहुत ही गंभीरता से किसी को अपनी बात आराम से रख देने का भाव ये देंगे। प्रकृति को समझने का गुण होता है। व्यक्ति प्रकृति को समझ जाता है और उसको कई बार बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल वे में काम करते हुए देखा जाता है। बहुत ही गंभीरता से किसी भी चीज को समझे, उसके बाद अपना स्टेप लेता है। ये बुध के हस्त नक्षत्र का प्रभाव होगा। गुरु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति के पास बुद्धिमानी और कॉपी करने का गुण ये बहुत अच्छा आता है। वो आसानी से किसी भी चीज को अपना बना लेता है और किसी भी चीज पे अपना टैग जोड़ सकता है। मतलब ये अभी के बारे में बात करूं तो बाजार के हिसाब से तो ये गुण आपके पास है। बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में गुरु के बैठे होने से व्यक्ति सांसारिक और पौराणिक दोनों को एक साथ बैलेंस करके आगे बढ़ा लेता है। मतलब सांसार भी है और पुराण भी है। आध्यात्मिक चिंतन व्यक्ति के पास बना रहेगा और भक्ति का भाव बना रहता है। शुक्र की स्थिति जिस स्थिति में है उसके आधार पर व्यक्ति का इकोलॉजिकल सिस्टम बहुत अच्छा हो, पर्यावरण और चिंतन, प्रकृति को समझना, गुण और दोष के बीच के भेद को समझना और बहुमुखी, बहुआयामी और एक बहुत अच्छी बात यह होगी कि व्यक्ति का रिसर्च लेवल बहुत अच्छा होता है। शुक्र अष्टम भाव में रिसर्चर बना देते हैं और व्यक्ति को बहुत ही गंभीरता से किसी भी बात पे अपनी राय रखने वाला बना देते हैं। उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, लेने का गुण उसके पास नहीं होता। उसके साथ साथ उसके पास प्रैक्टिकल ज्ञान भी है कि कैसे किस सवाल का कैसा उत्तर देना है। यह सब शुक्र के स्वाति नक्षत्र में बैठने का प्रभाव होगा जो व्यक्ति को डिप्लोमेट बना देंगे। क्लियर है। शनि जिस स्थिति में बैठेंगे उसके आधार पर व्यक्ति के मन को, मस्तिष्क को झकोरने वाले और कई बार उसमें कुछ दोष भी पैदा करने वाले हो जाते हैं। और लग्न पे शनि का प्रभाव, पंचम भाव पे शनि का प्रभाव थोड़ा ठीक नहीं होगा। यहां से कई बार व्यक्ति का पुत्र हमेशा उससे दूर रहता है, ऐसे भी होते देखा जा रहा है। शनि की दृष्टि दशम भाव पे बहुत अच्छी बनेगी और शनि के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, इस वजह से भी नक्षत्र का प्रभाव थोड़ा सा सीमित हो जाएगा। अगर उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती, शुक्र की दृष्टि पड़ जाती या कहीं से भी कोई एक ग्रह देख लेता तो थोड़े से उसके बदलाव देखे जा सकते थे। आप जब देखेंगे तो शुक्र और सूर्य पे राहु की दृष्टि है जिसके कारण व्यक्ति का व्यय कभी खत्म नहीं होता है, जिम्मेदारी खत्म होने का नाम ले और कई बार व्यक्ति दूसरों के लिए भी अपना बट्टा कटवाता रहता है। ये इनकी कुंडली में नक्षत्र का प्रभाव। भाव के आधार पर अगर देखें तो लग्न का लगने में बैठना बहुत बढ़िया, धन का भाग्य में जाना बहुत अच्छा, पराक्रम के अधिपति का अष्टम में जाना ठीक नहीं, मेहनत खूब बढ़वाएं। चतुर्थ के अधिपति का जन्म कुंडली में अपने भाव से 4 घर आगे चंद्रमा के साथ तो चिंतन और माता का सुख बहुत अच्छा होता है। राहु यहां बैठे हैं तो कलह बनेगा, पर घर से बाहर भी कई बार व्यक्ति ना रहे तो उसका काम नहीं हो। घर से दूर रहिए। इस कुंडली में अपने जन्म स्थान से उत्तर पूर्व की दिशा बहुत अच्छी रहेगी और 8 नंबर की राशि बहुत अच्छी होगी, मतलब 8 तारीख बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए बचना चाहिए सिंह, तुला और मकर वालों से, वृषभ वालों से। आपकी मित्रता कर्क और वृश्चिक और मकर वालों से, कर्क और वृश्चिक वालों से ज्यादा अच्छी रहेगी। इस कुंडली में बुध और चंद्रमा चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ चंद्रमा के बैठने से चतुर्थ भाव का बल बढ़ेगा, क्योंकि चतुर्थ और पंचम के अधिपति एक साथ बैठ रहे हैं तो ये केंद्र और त्रिकोण का योग केंद्र में बन रहा है, इसे बहुत अच्छा कहा जाएगा। पंचम भाव ठीक बना, छठवां भाव कष्टप्रद और कई बार सूर्य की दशा व्यक्ति के जीवन को परेशान करने वाली और अतृप्ति का भाव और इरिटेटिव साउंड करने वाली होगी।
आयु बहुत अच्छी है, अकाल मृत्यु का योग नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा किसी घातक हथियार से मृत्यु का योग नहीं है। सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में सप्तम में भद्रयोग, बुध बहुत बढ़िया स्थिति में युवावस्था को प्राप्त कर रहे हैं। चंद्रमा थोड़े कमजोर है, पर बुध और चंद्रमा में से व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही गंभीर और संस्कृति से युक्त होती है, इसे आप खराब नहीं कर सकते। अष्टम भाव में शुक्र, स्वग्रही यहां, स्वग्रही यहां और स्वग्रही यहां, स्वग्रही यहां, स्वग्रही यहां, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। जिस व्यक्ति की कुंडली में, याद करिए मैंने एक सूत्र बताया था, जिस व्यक्ति की कुंडली में 5 ग्रह स्वग्रही होते हैं वो धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, सम्मान और एक एक चीज प्राप्त करने वाला होता है। वो अनभिज्ञ है कि उसने कुछ पाया नहीं है। कई बार होता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ पाया है, पर आपने वस्तुतः अपने बल पे सब कुछ पाया है और ये कुंडली आपको दे भी रही है, आगे भी देगी। थोड़ी बहुत मानसिक कमजोरी वो इसलिए मिल जाती है क्योंकि चंद्रमा आपका खराब है और लग्न पे शनि की दृष्टि है, और साथ ही साथ केंद्र में राहु चतुर्थ भाव में वो थोड़े बहुत परेशान करते हैं। दशम स्थान के केतु कई बार व्यक्ति के कर्म क्षेत्र के लिए उतना उद्बोधन नहीं कर पाते, ये एक सामान्य सी बात है। नवम भाव बहुत बढ़िया, दशम भाव थोड़ा कमजोर, पर इस भाव के अधिपति लग्न में तो लक्ष्मी संपन्न योग बनेगा और व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, बहुत जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाने वाला होता है क्योंकि उसकी परिस्थिति ही कई बार विपरीत जाने लगती है, जिसको वो बैलेंस करने के लिए खुद से ही आगे बढ़ जाता है। एकादशवां भाव बहुत संतुष्ट, 12वां भाव ठीक ठाक बना है। 12वां भाव और धन भाव का प्रभाव जन्म कुंडली में स्वतंत्र हो जाएगा, मतलब शनि यहां का परिणाम नहीं देंगे और यहां का परिणाम मंगल नहीं देंगे, लेकिन मंगल जहां बैठे हैं वहां का परिणाम अवश्य देंगे और शनि जहां बैठे हैं वहां का परिणाम अवश्य देंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने बल पे सब कुछ अर्जित करेगा। भाग्य का बल है, धर्म भाव पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को संपूर्ण देने वाली होगी। कुंडली की कमजोरी क्या है? अष्टम भाव के सूर्य व्यक्ति के मेहनत के परिणाम को थोड़ा कम कर देते हैं और थोड़ी बहुत हालांकि मैंने धर्म के मामले में जो बात कही थी कि धर्म में जितना भी धर्म करेगा व्यक्ति उसमें कोई भी बट्टा नहीं कटेगा, पर सूर्य के अष्टम भाव में बैठने और राहु से दृष्ट होने के कारण, शनि से दृष्ट होने के कारण, आगे मंगल के बैठने के कारण, पीछे दो शुभ ग्रह के बैठने के कारण थोड़ी अच्छाई मिलेगी, पर आगे स्वग्रही ग्रह भी अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी जो स्वग्रही होकर के बैठे हैं तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा सोचवाने वाला बना देते हैं और जहां जितना दिमाग लगाना हो उतना नहीं लगाता, जहां नहीं लगाना हो वहां लगाना है। ये एक जो है वो गड़बड़ी व्यक्ति के जीवन में मिली है। कई बार अवसर चूक जाने की प्रवृत्ति भी व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है। कई बार वो उसके सामने हाथ में चीजें आई हैं और उसने कई बार उसका गलत तरीके से दिमाग में वैचारिक मतभेद बना करके उसको ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। ये भी बातें होती हैं। सूर्य अष्टम भाव में 0 डिग्री से तो व्यक्ति का चिंतन और व्यक्ति के जीवन के मूल्य को समझने की गलती कई बार वो व्यक्ति कर बैठता है। जब जवान था तो किसी को कुछ न समझता था, पर बुढ़ापा जैसे जैसे घेर रही है वैसे वैसे जीवन के मूल्यों को समझने की बारी आ रही है। हालांकि जो अष्टम भाव की स्थिति मैं देख रहा हूं, लग्न पे शनि की जो दृष्टि है, ये मुझे 2 बातें कहने के लिए बिल्कुल ही मजबूर करेंगी कि व्यक्ति धर्म का पक्ष और चीज़ों को समझना, जैसे ऑकल्ट साइंस वगैरह होता है, गंभीर विज्ञान होता है, रहस्यमयी जो चीज़ें होती हैं, ज्योतिष हो जाए, हीलिंग हो जाए, मंत्र को समझना, कुछ नया बनाना, कुछ नया रिसर्च कर देना, कुछ नई चीज़ें ईजाद कर देना, ये सब शुक्र और शनि के कारण हो रहा है। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो वो शनि के कारण, अगर आप कुछ समझना चाहते हैं, गंभीरता से किसी बात पे चिंतन करना चाहते हैं तो वो शुक्र के कारण, अगर आप बीमार हैं मानसिक रूप से तो राहु और सूर्य के कारण, और अगर आपके पास आयु मिली है तो वो शनि के कारण, अगर आप गंभीर हैं और अपने मन को बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्टवादिता से अपनी बात रखते हैं तो वो गुरु के बुध और चंद्रमा को देखने के कारण। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव पे शनि की दृष्टि है, इस वजह से आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मुझे वो चीज नहीं मिला या देर से मिला या फिर अभी तक मैं अतृप्त हूं। ये भाव लग्न पे शनि के देखने के कारण, क्योंकि वो 12वें भाव के अधिपति हैं और 11वें भाव के अधिपति होने के कारण कई बार वो अतृप्ति का भाव देते हैं। अब युति को समझते हैं। बुध और चंद्रमा यहां बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, पर यहां पे सूर्य और शुक्र व्यक्ति की मेहनत को हर बार बढ़ा रहे हैं और अगर कुछ नेगेटिविटी आई है तो इसमें इनका भी सहयोग कहीं ना कहीं रहा है। अष्टम भाव के सूर्य को दोष नहीं लगता, पर निश्चित रूप से ग्रह सबसे पहले भाव से प्रभावित होता है। इसके कारण व्यक्ति को पेट, और इसके कारण व्यक्ति को नेत्र, इसके कारण व्यक्ति के प्रभावों में कमजोरी, इसके कारण व्यक्ति के आत्माभिमान में कमजोरी, और इसके कारण व्यक्ति के मूल्यों को समझने में गड़बड़ी हो जाती है। अब क्या बताऊं बाकी की चीजें।
नवमांश कुंडली और दशमांश में बताऊंगा। इस कुंडली में मैं अब थोड़ी सी चीजें और भी बता दूंगा। षडबल में मंगल के पास बल अच्छा होगा, गुरु के पास अच्छा होगा और शनि के पास अच्छा होगा। सूर्य और चंद्रमा को बल देने की आवश्यकता है। इस कुंडली में मंदिर का दर्शन, गणेश जी के मंत्रों का जप, चतुर्थी का व्रत और शिव जी को तांबे का नाग अर्पित करना चाहिए। अगर हो सके तो इस कुंडली के आधार पे गुरु वक्री हैं, हल्दी और शहद का इस्तेमाल बढ़ाइए और अपने भोजन को और भी ज्यादा नियंत्रित करिए। अपने आप को और भी ज्यादा कन्विंसिंग आप बना सकते हैं। और आपकी कुंडली में दशाओं के क्रम में अभी बुध की दशा चल रही है, इस वजह से वो मारक ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। बुध के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है और गुरु का भी प्रभाव है, तो बुध चाह करके भी बहुत बुरे परिणाम नहीं कर पाएंगे, ये बात भी दिख रही है। बुध के में अभी 26 तक कम से कम आपको शुक्र की दशा चलेगी, जो मेहनत थोड़ी बढ़ाएंगे। उसके बाद अभी तो 27 तक तो सूर्य ही आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चंद्रमा की ही दशा थोड़ी बहुत अच्छी जाएगी, जो बाद में है। अभी थोड़ी मेहनत बाकी है। आप एक बुद्ध का रत्न पन्ना भी पहन सकते हैं, क्योंकि गुरु से दृष्ट है। नवमांश कुंडली में भी मैं उनकी स्तुति अच्छी ही देख रहा हूं, तो आप एक पन्ना भी धारण कर सकते हैं अगर आपने रत्न नहीं पहना है तो। नक्षत्र के आधार पर रेवती, हस्त, चित्रा, विशाखा, स्वाति, पुनर्वसु और श्रवण, ये नक्षत्र आपके किसी भी काम के लिए अच्छे रहेंगे। गुरुवार और सोमवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए उत्तर दिशा भी अच्छी रहेगी और उत्तर पूर्व भी अच्छा रहेगा। लग्न 21 डिग्री का बना है रेवती नक्षत्र का, इस वजह से कम तो आपको बुद्धिमान और चीजों को समझने वाला और क्वालिटी पे काम करने वाला बना देता है। अपनी क्वालिटी मेंटेन करिए। लग्न में गुरु बैठे हैं, दूर का ऑर्डर पहले पूरा करिए और कोशिश करिए कि जितना ज्यादा हो सके अपने स्नेही जन को किस तरीके से निकट लाना है, इस पे काम करिए। उनसे मित्रता करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र दो ग्रह देख रहे हैं, जिसमें से सूर्य कभी कभी क्रूरता फैला रहे हैं। यहाँ पे उच्च की दृष्टि पाने के कारण कई बार वो लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। शुक्र उन्हें भाव देना चाहता है। यहाँ के अधिपति धन भाव में बैठे हैं, उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। पर बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव है, बुध चंद्रमा के साथ बैठे हैं, यश मिलेगा। लेकिन सूर्य की दृष्टि कई बार राहु से प्रभावित और राहु की दृष्टि कई बार सूर्य को प्रभावित कर रही है, जिसके कारण कई बार आपके प्रभावों को कमजोर कर रही है। सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक बंद और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, और अगर हो सके तो गणेश संकट स्तोत्र का पाठ अवश्य किया करिए। इस तरीके के अगर कोई झगड़े हों तो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ भी किया जाता है। रात को सोते समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य किया करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।